हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने दो एप्लीकेशंस पढ़ ली थी, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर जब हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना होता है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन, मतलब कोई भी जो आपका फिजिकल रिलेशन है, इक्वेशन है, वो करेक्ट है या नहीं है वो पता लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। उसी प्रिंसिपल से हम हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है जो काफी ज्यादा यूज होती है उसको समझते हैं। वो है हमारी डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस के ऊपर उसके वजह से अपन रिलेशन फाइंड करते हैं किसका, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल इसमें काम में आता है। कैसे आता है? क्योंकि हमें पता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपकी जो लेफ्ट साइड की जितनी भी टर्म्स हो, राइट साइड की जितनी भी टर्म्स है, सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम डायमेंशन होगी। अब इसको समझ कैसे सकते हैं कि वो रिलेशन मतलब हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या चीज होती है कि let us derive an expression for the centripetal force F acting along a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। तो हमें क्या होगा क्वेश्चन में, या फिर हमें गिवन क्या होगा कि कोई भी एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट अलग अलग क्वांटिटीज के ऊपर क्या कर रही होगी, डिपेंड कर रही होगी। कैसे? जैसे यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब आपकी बॉडी सर्कल में मोशन करती है तो अलोंग द सेंटर लगता है। हम पढ़ेंगे उसको फोर्थ चैप्टर में। यहाँ हम ओनली डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें बस फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। कैसे रिलेशन निकालना आना चाहिए? कैसे कि आपको सबसे पहले जानना है कि कौन सी चीज डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे हमारी कौन सी चीज डिपेंड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हमें क्या जानना है कि वो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्टिंग विद ए पार्टिकल ऑफ मास m, मतलब वो पार्टिकल की मास के ऊपर जो मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मूविंग विद वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, जिस सर्कल के अंदर आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है उस सर्कल की रेडियस के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। तो हमें ये पढ़ के पता क्या चला कि हमारा जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप हम क्या करते हैं कि उसको सिंपली लिख देते हैं कि आपका जो फोर्स है वो फंक्शन है। यहाँ पे एफ क्या बता रहा है, फंक्शन है कि ये जो फोर्स है ये फंक्शन है, मतलब किस किस पे डिपेंड कर रहा है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया सिंप्लीफिकेशन में समझने के लिए कि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि यही तो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है कि डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनके ऊपर आपका फोर्स डिपेंड कर रहा है। लेकिन वो फोर्स डिपेंड कैसे कर रहा है, मतलब क्या इनका कोई फॉर्मूला है, या फिर वो फॉर्मूला है जो वो डिपेंड कर रहा है, वो रिलेशन कैसे फाइंड करना है, वो हमारी एप्लीकेशन है। तो उसके कुछ स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है। हम क्या एज्यूम लेट कर रहे हैं कि आपका जो फोर्स है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। तो हमने तीनों लिख दिए, मास, वेलोसिटी और रेडियस। अब बात आती है किसकी, डायमेंशन की, पावर की। तो हमें नहीं पता है कि आपकी जो डायमेंशन है, पावर है, वो क्या होगी। तो हमने जस्ट एज्यूम कर लिया कि जो डायमेंशन है, जो मास है उसकी डायमेंशन a, वेलोसिटी की डायमेंशन b और रेडियस की डायमेंशन c। अब हमें करना क्या है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अगर ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब वो जो आपका फोर्स का रिलेशन आएगा फाइनल वाला, उसके अंदर वो कहाँ पे रहेंगे, न्यूमरेटर में। और अगर इनमें से ए बी सी किसी की भी एक की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो वाली जो टर्म है वो कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक फॉर्मूला मिल जाएगा। और अगर ए बी सी में से किसी एक की वैल्यू जीरो आ जाती है, इसका मतलब जीरो आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल बी अगर आपका जीरो आ जाता है तो वी की पावर कितना हो गया, जीरो। और किसी की पावर जीरो होती है उसको क्या लिखते हैं अपन, वन। तो इसका मतलब आपका फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब बी की वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो कोई भी डायमेंशन अगर जीरो आती है तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उस फंडामेंटल क्वांटिटी
या फिर उस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो हमें जनरली करना क्या है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, डायमेंशनल होमोजेनिटी से, जो हमारा प्रिंसिपल था। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें पहले तो क्या लिखना है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। नंबर सेकंड, ये आपको सबसे पहले लिखना है बेसिक नॉलेज के लिए। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, कि आपको जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको प्रोपोर्शनल के टर्म्स में लिखना है। प्रोपोर्शनल क्यों लिखना है मैं बता रहा हूँ। उसको प्रोपोर्शनल करके आपकी जो जो क्वांटिटी है वो तीनों क्वांटिटी लिख दो जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी, रेडियस। तो मैंने लिख दिया मास, वेलोसिटी, रेडियस। उसके बाद में तीनों की अपन ने डायमेंशन लिख दी, ए बी सी। मुझे नहीं पता ए बी सी की वैल्यू क्या है, मैंने रैंडमली लिख दी ए बी और सी, क्योंकि मुझे अब ये निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट के। कोई भी कांस्टेंट अपन ने ले लिया के। अब के क्या है, के कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। जिसे अपन देखते हैं कि आपका कोई फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का, जैसे फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो हाफ होता है वो डायमेंशन में नहीं आता है। इस टाइप से कोई भी कांस्टेंट होता है, जैसे वहां पे हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ है तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है। तो इस टाइप से के जो है आपके फाइनल फॉर्मूले में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमारी क्या स्टेप थी कि हमें सिंप्लीफिकेशन में उसको क्या करना है, हमारे जो जिन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है फोर्स, उसकी हमने क्या कर दी, डायमेंशन ए बी सी। उसके बाद में हमें, अब सीधी सी बात है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपन ये जो चीजें हैं ये एप्लीकेशन है तभी कर पाएंगे जब हमें क्या पता हो, डायमेंशन पता हो। तो हमारी जो सेकंड स्टेप है वो यही है कि राइटिंग द डायमेंशन ऑफ द वेरियस क्वांटिटीज एंड पुट देम इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें हमें क्या करना है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, सबकी क्या लिखनी है, डायमेंशन लिख के, और उसको यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है कि F इक्वल टू के एम की पावर ए, एम की डायमेंशन ए, वी वेलोसिटी की डायमेंशन बी, और रेडियस की डायमेंशन सी। तो हमें फोर्स की, मास की, वेलोसिटी और रेडियस, ये सब की क्या लिखनी है, डायमेंशन। तो हमें डायमेंशन निकाल लाना चाहिए और हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2। ठीक है, और ऐसे के की कोई डायमेंशन नहीं है, 1 डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है इसलिए। और मास, मास क्या होता है, मास की क्या होती है, कैपिटल एम। ठीक है, और उसकी पावर कितनी आ रही है, ए। ऐसे वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, एल टी माइनस 1, उसकी पावर कितनी आ रही है, बी। और आर, आर क्या होती है, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ की क्या होती है डायमेंशन, कैपिटल एल, और उसकी पावर कितनी है, सी। तो मैंने इक्वेशन 1 के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी सबकी क्या लिखी, डायमेंशन लिखी। उसके बाद में मुझे ए बी और सी आ रहा है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई में करना पड़ेगा। कैसे करूंगा मैं उसको, मल्टीप्लाई करके। तो मुझे राइट हैंड साइड के अंदर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो m की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो 1 इंटू ए कितना हो गया, a। तो m की पावर कितनी हो गई, a डायरेक्ट। यहाँ पे l की अपन बात कर रहे हैं, l की पावर कितनी हो गई, b। ठीक है, और यहाँ पे l की पावर, एक और l आ रहा है रेडियस की वजह से, उसकी पावर कितनी है, c। तो एक तो मेरे पास क्या हो गया, l की पावर b, और एक क्या हो गया, l की पावर c। दोनों के बेस क्या है, सेम है। दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो टोटल l की पावर क्या आ जाएगा मेरे पास, b प्लस c। तो टोटल l की पावर कितनी हो गई, b प्लस c। ऐसे ही t, टाइम, टाइम की पावर कितनी है, डायमेंशन कितनी है, -1। ठीक है, -1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -b। तो ये आपकी जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन थी, डायमेंशन पुट करने के बाद मैंने उसको सिंप्लीफाई में कर दिया है। फाइनल कितना आ गया, m की पावर a, l की पावर b प्लस c, और t की पावर -b। और इधर भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, डायमेंशन, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, डायमेंशन। तो अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम में लेते हैं। कैसे काम में लेते हैं कि दोनों साइड की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सेम। और दोनों साइड की डायमेंशन अगर सेम है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, उसमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। किसको, डायमेंशंस को कंपेयर करना है। कहाँ पे, दोनों साइड में, बोथ साइड्स में। तो वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहां से पता चलता है, डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में अपन बात करें, m की डायमेंशन कितनी है, 1, और राइट साइड में m की डायमेंशन कितनी है, a। दोनों साइड में बेस सेम है, mm। इसका मतलब a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई। ठीक है, दोनों साइड में सेम क्वांटिटीज को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड में अपन ने मास लिया तो राइट हैंड साइड में भी क्या लेंगे, मास। दोनों के बेस क्या है, सेम। इसका मतलब उनकी डायमेंशन, ये पावर क्या होगी, सेम होगी।
एम की पावर कितनी आ रही है ए, और यहाँ पे एम की पावर कितनी है 1, इसलिए आपकी ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 1 के। तो ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 1 के इक्वल हो गई। ठीक है, ऐसे ही अपन बात करें नेक्स्ट, एल की पावर यहाँ कितनी है बी प्लस सी, और एल की पावर यहाँ कितनी है 1, इसका मतलब बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैं तो मेरे को बी की वैल्यू पता है ना, सी की वैल्यू पता है। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं अपन आगे। यहाँ पे टी की पावर कितनी है -b, और यहाँ पे टी की पावर कितनी है -2, इसका मतलब टी टी दोनों का बेस क्या है सेम, इसका मतलब -b किसके इक्वल होगा -2 के। तो -b किसके इक्वल है -2 के, माइनस से माइनस कट हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, और b की वैल्यू 2 आई, उस 2 को मैंने इस इक्वेशन में रखा, तो b की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 2 पुट करी तो 2 इधर प्लस का है, उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस, तो फाइनल मेरी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो मेरे को ए बी और सी तीनों की वैल्यू पता चल गई। क्या करा मैंने, ओनली डायमेंशंस कंपेयर करी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। ठीक है, नेक्स्ट, तो ए बी सी मुझे तीनों डायमेंशन पता चल गई। अब उस तीनों डायमेंशन को मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तीनों डायमेंशन को कहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एफ इक्वल टू के एम की पावर कितना था ए, और ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, इसका मतलब एम की पावर 1, v की पावर b, b कितना आ रहा है अपना 2, तो v कितना हो जाएगा v की पावर 2, v की डायमेंशन 2। ऐसे ही r की पावर कितना था c, और c की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो ऐसे ही r की पावर कितना हो गया -1, और r की पावर -1 मतलब r का चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, f इक्वल टू mv²/r। ठीक है, और आगे आपका क्या आ रहा है k क्यों आ रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं हो सकती, तो हो सकता है कोई ना कोई कांस्टेंट हो। ठीक है, और नहीं होगा इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, तो अब हमें क्या पता था, हमें ओनली इतना पता था कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। ठीक है, बस वहां से मैंने फाइनल फॉर्मूला निकाल दिया किसका, इनके बीच के रिलेशन का। किसकी हेल्प से निकाला मैंने, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से निकाला। फिर से सबसे पहले आपको बिल्कुल स्टेप ध्यान रखनी है ओनली। सबसे पहले क्या करना है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है किस किस का फंक्शन है वो पहले आप लिख लो, आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो लिख लिया, उसके बाद में आपकी स्टेप नंबर 1 आती है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो जिस जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है वो लिख दो डायरेक्ट वहां पे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के, कोई कांस्टेंट हो सकता है, और उनकी कोई डायमेंशन लिख दो ए बी सी। ठीक है, मुझे नहीं पता एबीसी की वैल्यू क्या है, वो ही मुझे निकालनी है। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटा के अपन के लिख देते हैं, वो अपनी क्या हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। उस इक्वेशन 1 में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी अपन क्या लिखते हैं, डायमेंशन, और उन डायमेंशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। लास्ट में जब अपन ने उसको सोल्व कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर। और कंपेयर करने के अपन को किसकी वैल्यू मिल जाती है, ए बी और सी की। और ए बी और सी की वैल्यू जो अपन इनिशियल फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो अपन को फाइनल क्या मिल जाता है, आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। मेनली इसमें गलती कहाँ होती है, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करने में गलती होती है, और आपको डायमेंशन याद नहीं है तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो एक तो आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए, डायमेंशन याद होनी चाहिए, और सेकंड यहाँ पे कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब अपन एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर रहे हैं इसी से रिलेटेड, आपके रिलेशन वाला। क्या है क्वेश्चन, कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है आपका, ये आपका जो प्रूफ है कोई भी, ठीक है, उससे अपने क्या करा, एक स्ट्रिंग, एक रस्सी ली और रस्सी से नीचे कोई भी एक मास हैंग कर दिया, उस मास को क्या बोलते हैं, बॉब, BOB। ठीक है, तो उसको जब मैं थोड़ा सा अपनी नेचर, इसकी जो नेचुरल पोजीशन है उससे आगे करके अगर छोड़ता हूँ तो वो जो मोशन करता है, ये वाला जो मोशन होता है, ये वाला जो मोशन होता है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। और ये जो पूरा है, ये जो पूरा मोशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पेंडुलम। ठीक है, जो आपकी घड़ी वगैरह में होता है, वॉच वगैरह में। तो कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। ये इसका जो है ये बॉब है और ये एक स्ट्रिंग है। दैट ऑसिलेट, ये जो मोशन करता है उसको मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक बार आपने उसको क्या करा, आपने इनिशियल पोजीशन से हटा दिया तो उससे, ये आपका नॉर्मल बॉब था। ठीक है, अगर आप उसको क्या करते हो, आपकी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा ऊपर ले जाके छोड़ देते हो तो वो क्या करता है, अपनी जगह पे ऑसिलेटरी मोशन करता है। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन में जानना क्या है, फिर सुन लो। अभी अभी अपन यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन यहाँ पे ओनली क्या कर रहे हैं, ये रिलेशन निकाल रहे हैं। फिजिक्स का ओनली कौन सा पोर्शन कर रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस का।
ठीक है। तो आपको बस जानना क्या है डायमेंशन वाले क्वेश्चन में कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है, दैट्स ऑल। आपको ये नहीं जानना कि ये कैसे मोशन कर रहा है, वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बस जानना क्या है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में बोल रहा है और वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट्स ऑल। कंटिन्यू। कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच टू स्ट्रिंग। आपका एक पेंडुलम है, ठीक है, ये पूरा एक पेंडुलम अरेंजमेंट है जिसके अंदर ये बॉब है स्ट्रिंग से अटैच और ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है किसके एक्शन के अंदर, ग्रेविटी के एक्शन के अंदर। सपोज दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड क्या होता है कि ये आपका बॉब है, ये आप नेचुरल पोजीशन थी, लेके गए, अब छोड़ा, छोड़ा तो ये गया और वापस आया उसी पोजीशन पे। तो जब आपका बॉब जिस पोजीशन से स्टार्ट करा था, यहां से स्टार्ट करा, गया और वापस उसी पोजीशन पे आ गया, उसको क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट राउंड हो गया, कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। और इसमें जो टाइम लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सपोज दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, मतलब डिपेंड कौन कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो आपका टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, उस पेंडुलम की जो लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे। तो अब आपको करना क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। आपको एक्सप्रेशन निकालना है, किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, इसके टाइम पीरियड के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है, किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। तो निकालना किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जैसे अपन क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहली चीज कौन डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पे ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब मास, लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों के ऊपर वो चीज क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। अब मेरे को क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मेरे को अपनी स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एम एम एल और जी, ये तीनों चीज लिख दी। अब उसके बाद में अपन ने क्या करना है कि डायमेंशन लिखनी है। तो एम की पावर क्या हो गई, ए, एल की पावर क्या हो गई, बी, और जी की पावर कितनी हो गई आपकी, सी। एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, के। क्या हो गया, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। तो मैंने कुछ भी नहीं करा, सबसे पहले मैंने क्या देखा कि जो मेरा टाइम पीरियड है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिस जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको डायरेक्टली लिख दो और उनकी डायमेंशन दे दो रैंडमली, ए बी सी, कुछ भी हो सकती है, मेरे को उन्हीं की वैल्यू निकालनी है। तो ये मेरी फर्स्ट स्टेप ओवर हो गई। सेकंड स्टेप क्या होती है मेरी, सेकंड स्टेप में मेरे को क्या करना है कि ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है कौन कौन सी है, टाइम पीरियड, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सब की क्या करनी है मेरे को, ये जो इक्वेशन है मेरी इक्वेशन वन, इस इक्वेशन वन के अंदर मेरे को क्या करना है, सबकी डायमेंशन लिख के वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डायमेंशन आपकी क्या होती है, कैपिटल टी। ठीक है, इक्वल टू वन, के की डायमेंशन क्या होगी, वन, यस, टी क्या है आपका, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। उसके बाद में आपका टाइम पीरियड जो है अपन ने डायरेक्ट लिख दिया, एम की डायमेंशन कितनी हो गई, ए, एल की कितनी हो गई, बी और जी की कितनी हो गई, सी। ठीक है, उसके बाद में अपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, के लिख दिया वहां पे, और एम की पावर ए, एम की डायमेंशन है, एल की डायमेंशन बी और जी की डायमेंशन सी। ये अपनी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर वन। और अब इस इक्वेशन नंबर वन में अपन को क्या करना है, सबकी डायमेंशन को लिखना है। तो टी की डायमेंशन कितनी होगी, कैपिटल टी। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी। ऐसे के की डायमेंशन क्या होती है, कांस्टेंट है इसलिए वन। एम क्या है, मास, मास की डायमेंशन कितनी होती है, कैपिटल एम। ठीक है, और कैपिटल एम की पावर कितनी है, ए। ऐसे एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल, और एल की पावर कितनी दे कितनी है अपनी, बी। ऐसे जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब है तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू। ठीक है, एल टी माइनस टू किसकी डायमेंशन होती है, एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी पावर कितनी है, सी। तो ये तो अपना हो गया सिंपल। ठीक है, अब मेरे को उसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद में मेरे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करना है राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड के अंदर मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ओनली क्या आ रहा है, टाइम। तो अब मैं इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखूंगा पहले, उसके बाद मतलब सिंप्लीफिकेशन के साथ में क्या करूंगा, कंप्लीट फॉर्म में भी लिखूंगा। क्यों,
क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करना है, तो मेरे को दोनों साइड में क्या चाहिए, एम एल टी की टर्म्स चाहिए। नहीं होगी तो मैं क्या कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। तो अब जैसे यहाँ पे टी है, अब कंप्लीट डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी। ठीक है, एम एल टी कंप्लीट डायमेंशन होती है किसी भी इसको डिफाइन करने के लिए मैकेनिक्स में। तो टी, अब टी तो मेरे पास है तो उसकी तो पावर कितनी हो गई, वन। लेकिन एम और एल नहीं है तो उनकी पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं करा, ये जो डायमेंशन थी उसको क्या करा, मैंने कंप्लीट फॉर्म में लिखा है। ऐसे यहाँ पे एम, एम की पावर कितनी हो गई, ए, और एल, एल की पावर यहाँ कितनी है, बी, एल की पावर कितनी है, बी, और यहाँ पे एल की पावर कितनी है, सी। तो एल की पावर कितनी हो गई, बी प्लस सी। ऐसे ही टी, टी की पावर कितनी है, माइनस टू, माइनस टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, सी से, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू सी। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को मेरे को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब सबसे पहले ए, एम को कंपेयर कर रहे हैं मास को, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, जीरो, राइट हैंड साइड में कितना है, ए। यहाँ एम की पावर कितनी है, जीरो, यहाँ एम की पावर ए, मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, तो फर्स्ट टर्म यहाँ आ गई। नेक्स्ट, एल की पावर इधर कितनी है, जीरो, एल की पावर इधर कितनी है, बी प्लस सी, इसका मतलब बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, जीरो। लेकिन मेरे को बी भी नहीं पता, सी भी नहीं पता, तो आगे चल रहे हैं। लास्ट, यहाँ पे टी की पावर कितनी है, वन, और इधर टी की पावर कितनी है, माइनस टू सी। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर रहे हैं तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ। ठीक है, माइनस वन बाय टू किसकी वैल्यू आ गई, सी की। तो मैंने यहाँ पे उसको पुट करा, जीरो इक्वल टू बी प्लस माइनस का वन बाय टू। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो जीरो इक्वल टू बी माइनस वन बाय टू। इधर माइनस वन बाय टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन बाय टू है, तो राइट हैंड साइड में, सॉरी, राइट हैंड साइड में माइनस वन बाय टू है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वन बाय टू। तो फाइनल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, वन बाय टू। ठीक है, तो ये मेरी क्या निकल गई, वैल्यूज निकल गई, किस किस की वैल्यूज निकल गई, ए, बी और सी की। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, बी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन बाय टू। इन तीनों वैल्यूज को मेरे को किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन वन क्या है मेरी, टी इक्वल टू के, एम की पावर ए, एल की पावर बी, सी और जी की पावर सी। ये मेरी इक्वेशन वन है, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, टी इक्वल टू के, एम की पावर ए, एम की पावर ए कितना है, जीरो, तो एम की पावर कितना हो गया, जीरो। एल की पावर बी, बी कितना है, हाफ, तो एल की पावर कितना हो गया, हाफ। ऐसे जी, जी की पावर सी, सी कितना है, माइनस हाफ, तो माइनस वन बाय टू। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि टी इक्वल टू के, अब m की पावर जीरो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर में कि किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन, तो वन। और l की पावर कितनी है, वन बाय टू, और g की पावर कितनी है, माइनस वन बाय टू। ठीक है, तो t इक्वल टू के, l की पावर वन बाय टू क्या लिख सकता हूँ, रूट एल, और g की पावर माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन बाय टू है तो नीचे कितनी हो जाएगी, प्लस वन बाय टू, और प्लस वन बाय टू है तो जी की पावर वन बाय टू को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट जी। ठीक है, अब दोनों ही किसमें आ रहे हैं, अंडर रूट में आ रहे हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये मेरे को क्या मिल गया, फाइनल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, कुछ भी नहीं, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्या पता चला कि भाई ये किसकी बात कर रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे, एक्सेलरेशन पे। तो मैंने लिख दिया किस किस का फंक्शन है, मास का, लेंथ का, एक्सेलरेशन का। ठीक है, उसके बाद में मैंने रैंडम डायमेंशन दे दी ए, बी, सी, क्योंकि मेरे को इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में मैंने जो मेरी टर्म्स है इक्वेशन नंबर वन में, उनकी मेरे को क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन, और उनको मैंने पुट करा था इक्वेशन वन में। जब मैंने पुट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करा, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली टाइम था, इसलिए उसको मैंने कंप्लीट फॉर्म में लिखा, एम एल टी की फॉर्म में, चाहे वो नहीं है तो जीरो लिख दिया, लेकिन कंप्लीट फॉर्म में। क्यों, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड को राइट साइड को क्या करना है, कंपेयर करना है। उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करके क्या निकाली, ए, बी और सी की वैल्यू। ए, बी, सी की वैल्यू को कहाँ पुट करा, इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन में पुट करा तो क्या देखता हूँ, एम की पावर कितनी आ जाती है, जीरो, और जिसकी पावर जीरो आती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन। और उससे पता क्या चलता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए वो कितना हो जा रहा है, जीरो। ठीक है, और ये जो वन बाय टू आ रही है, वन बाय टू का मतलब क्या होता है, किसी की पावर वन बाय टू मतलब अंडर रूट। ठीक है, और जी की पावर माइनस वन बाय टू है, इसलिए वो कहा पहले तो नीचे आके अंडर रूट में आ गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है मेरा पे, टी इक्वल टू अंडर रूट एल बाय जी। और ये जो फॉर्मूला है इसमें जो अपन के की वैल्यू निकालते हैं, तो के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आती है कितनी, टू पाई। तो फाइनल फॉर्मूला कितना हो जाता है इसका, टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये फाइनल फॉर्मूला आता है। टू पाई वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल है अपन नहीं लिखेंगे, यहाँ तक भी अपना बिल्कुल सोल्यूशन 100% सही है। ठीक है,
तो अभी अपन ने क्या पढ़ी, थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी, किसकी एप्लीकेशन पढ़ी, डायमेंशन एनालिसिस की। क्या एप्लीकेशन है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना। इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक आता है डायमेंशन एनालिसिस का। लास्ट पॉइंट आता है कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, मतलब अपन ने इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ी, अपन ने देखा काफी ज्यादा यूजफुल है इससे, पर अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। क्या क्या लिमिटेशन है, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। नंबर 1, द मेथड डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। अभी जैसे अपन ने लास्ट में जो थर्ड एप्लीकेशन की उसमें अपन ने देखा कि अपन जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसकी जगह पे के रखते हैं, लेकिन अगर उस के की वैल्यू क्या होगी वो अपन को उस मेथड से पता नहीं चलता, वो अपन को एक्सपेरिमेंटली करके निकालना पड़ता है। तो अपन को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से के की वैल्यू पता नहीं चलती। नंबर 1। नंबर 2, इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। अब अपन ने क्या देखा कि भाई एम एल टी करके अपन ने इजीली अगर 3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला अपन ने निकाल दिया, लेकिन अगर 3 से ज्यादा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आपकी वो चीज अगर डिपेंड करती है, जो बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी बात कर रहा हूँ, कि उनमें 3 से ज्यादा पे अगर डिपेंड करती है तो अपन आपका डायमेंशन एनालिसिस जो होता है वो फेल हो जाता है, आपको रिजल्ट नहीं दे पाता। ठीक है, नेक्स्ट, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ द 2 और मोर क्वांटिटी। अब अपन ने अभी 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों के अंदर अपन ने क्या देखा कि आपका जो रिलेशन आ रहा है वो किस में आ रहा है। अपन जैसे प्रूव करा कि अभी आपका जो टाइम पीरियड था वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा था आपका टाइम पीरियड। एक तो क्वेश्चन में गिवन था, एक तो मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मास, लेंथ, जी, तो अपन इनको क्या करा, मल्टीप्लाई की टर्म्स में करा, एम एल जी साथ में लिखे, ए बी सी वो तो उनकी पावर आ गई, लेकिन लिखा कैसे इनको, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। पर अब ऐसे थोड़ी लिखा अपन ने कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए प्लस एल की पावर बी प्लस जी की पावर सी। प्लस की फॉर्म में अपन नहीं लिखते। तो अगर एक्चुअल में कोई प्लस की फॉर्म में हो, जैसे अपनी ये एग्जांपल है कि भाई आपकी मोशन की सेकंड इक्वेशन है वी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस आता है, तो इस टाइप की अगर कोई रिलेशन फॉर्म हो रहा है तो वो अपन डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ओनली अपन क्या निकाल सकते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट, it fails to derive relationship which involve trigonometric, logarithmic और exponential function। अभी अपन ने देखा कि अपने जो फंक्शन होने चाहिए उनकी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन होने चाहिए। अब जो चीजें डायमेंशन लेस है, जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या होता है लेंथ अपॉन लेंथ का रेशियो, तो कट जाती है लेंथ टू लेंथ, तो डायमेंशन लेस हो जाता है। तो वो डायमेंशन लेस है तो कांस्टेंट हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं निकाल सकते, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उनका रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। ऐसे ही लॉगरिथमिक जो होते हैं आपके लॉग के फंक्शन होते हैं वो भी नहीं निकाल सकते हैं, और ऐसे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ई की पावर के, वो भी अपन इसमें डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से नहीं निकाल सकते। लास्ट, sometimes it is difficult to identify the factor on which the physical quantity depend also when dimensionless constant g and h are involved। बहुत बार ये होता है कि आपके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो उस टाइम पे समझना कठिन हो जाता है, और स्पेशली जब आपके जी और एस इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये क्या है, डायमेंशन कांस्टेंट है, डायमेंशन है इनके पास, लेकिन ये खुद क्या है, कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे उनको पुट करके और निकालना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। तो ये सारी क्या आपकी लिमिटेशन है किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की। तो ये अपना ये वाला जो टॉपिक है यही और हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो पहले हम जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। अपन क्या करते हैं कि जब लैब्स में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो अपनी जो डिजिट्स आती है वो क्या काफी ज्यादा आती है। अब काफी ज्यादा आती है, अपन कैलकुलेशन करते हैं तो भी काफी ज्यादा आती है कुछ कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो अपन कितनी चीजें एक्चुअल में ले, क्योंकि यार अगर डेसिमल के बाद बहुत ज्यादा आ रहा है या फिर उससे पहले आ रहा है या बीच में जो वैल्यूज आ रही है जीरो आ रहे हैं काफी ज्यादा, जीरो से जनरली अपन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई, और अगर डिजिट से तो भी कितनी डिजिट अपन ले मेजर जब कर रहे हैं, या फिर अगर रैंडम की डिजिट लिखी हुई है तो उसमें से कितनी एक्चुअल में मतलब की है। तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, ये कौन कौन से डिजिट्स अपन इसमें काम में लेते हैं, तो दोज डिजिट्स इन measured quantity which are known reliably or about which we have confidence in our measurement plus one additional digit। मतलब अपन ने कोई मेजरमेंट करा, ठीक है, तो उस मेजरमेंट के अंदर वो सारे डिजिट जिनको लेके अपने को क्या है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस क्या है कि भाई ये चीज बिल्कुल सही है, मतलब इतने डिजिट तक तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि यार इतने डिजिट तो बिल्कुल सही है, ठीक है।
उसके अलावा अपन एक और डिजिट, एडिशनल डिजिट क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं कि चलो अब यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, और अगर आगे 4 डिजिट है तो 4 हटाओ, उसमें से एक तो ले लो, तो एक एडिशनल डिजिट भी अपन साथ में क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं कि जहां पे अपन को 100% कॉन्फिडेंस होता है कि भाई इतने डिजिट तो बिल्कुल सही है, प्लस 1 डिजिट और अपन लेते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कोई भी डिजिट लिखी हुई है, चाहे डेसिमल में है, विदाउट डेसिमल है, जिसमें जीरो इंक्लूड है, नहीं है, तो अपन अब कैसे काउंट करें सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके लिए क्या है, 7 रूल्स है आपके, तो आपको 7 रूल लर्न करने हैं डायरेक्टली। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, बहुत ढंग से देखना, बहुत ईजी है। फर्स्ट रूल क्या है आपका, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब वो सारी डिजिट जो क्या है नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी है, तो उसका मतलब अपन उन सबको किस में काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो अब जैसे मेरे यहाँ पे वैल्यू कितनी है, आपका डिजिट दी हुई है 13.75, हम इनमें से एक भी जीरो नहीं, और ये सारी क्या है, नॉन जीरो है, सारी नॉन जीरो है, मतलब टोटल डिजिट कितनी है, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कितने हो जाएंगे, 4। क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो। तो सारी की सारी नॉन डिजिट आपकी जो नॉन जीरो डिजिट होती है वो किसमें आती है, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये जो वैल्यू है इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने हैं, 4 है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट रूल था आपका। नेक्स्ट, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आपके जीरो, जैसे ये आपका 1 और लास्ट में कितना है 5, अब उनके बीच में जो भी जीरो आ रहे हैं वो भी किस में काउंट होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है, फिर से ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो है वो सब भी खुद भी किस में काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5। क्यों, जीरो आ रहे हैं लेकिन फिर भी जीरो किसके बीच में आ रहे हैं, आपके नॉन जीरो डिजिट के बीच में। ठीक है, फर्स्ट क्या था, सारे नॉन जीरो डिजिट किसमें, सिग्निफिकेंट में। सेकंड क्या है आपका कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के जीरो भी किसमें काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट में। नेक्स्ट, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब आपकी जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद राइट साइड में जितने भी जीरो है वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। फिर से आपके जो डिजिट है, लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है, जैसे यहाँ पे लास्ट नॉन जीरो कितना है, 4, उसके बाद में जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे टोटल डिजिट कितनी है, 5 है, 86400, कितनी है टोटल, 5, लेकिन इनमें से सिग्निफिकेंट कितनी है, तो लास्ट नॉन डिजिट कितनी है, 4, उसके बाद में जीरो आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये अपना रूल है। तो टोटल कितनी बची, 864, मतलब 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। फिर से लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट में जितने भी जीरो है वो सब काउंट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो जो आपने आपकी डिजिट है वो अगर मेजर्ड है, जैसे मान लो कि ये डिजिट मैंने यहाँ पे फिर से लिखी 86400, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, सेकंड, मतलब मेजर्ड है, टोटल मेजर्ड है। अगर मेजर्ड चीज लिख रहे हो, चाहे किलोमीटर लिखो या फिर आप केजी लिखो, कुछ भी लिखो, अगर मेजर्ड क्वांटिटी है तो मेजर्ड क्वांटिटी के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फिर से मेजर्ड क्वांटिटी में सारे की सारी चीजें क्या होगी, जितने भी जीरो है वो आपके किसमें काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल डिजिट कितनी है, 8604005, 5 टोटल डिजिट है, और कौन सी है, मेजर्ड है, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, नेक्स्ट, all zero to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant। ठीक है, all zero to the right of a non-zero digit, मतलब ये जैसे अपना यहाँ था ना कि नॉन जीरो डिजिट के आगे जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन all zero to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point, ये देखो आपकी यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 648700, उसके आगे क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो नॉन जीरो डिजिट के राइट में और डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरो आ रहे हैं वो काउंट होंगे डेसिमल इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में। फिर से नॉन जीरो के बाद में जीरो है और आगे डेसिमल नहीं है तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आगे डेसिमल है तो वो जीरो भी काउंट होंगे। तो टोटल यहाँ पे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल मेरी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, फिर से देख लो फोर्थ पॉइंट, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट क्या है, लास्ट 7, उसके राइट के जो जीरो है
वो काउंट होंगे। कब होंगे? अगर लास्ट में क्या आ रहा है? डेसिमल आ रहा है, ठीक है। बट टू द लेफ्ट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, मतलब नॉन जीरो और डेसिमल के बीच वाले जीरो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। नेक्स्ट, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के राइट में जितने भी आपके जीरो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फिर से, डेसिमल के राइट में जितने भी आपके क्या है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल के राइट में अगर आपके जितने भी जीरो है वो सब क्या होंगे? काउंट होंगे, ठीक है। डेसिमल के राइट के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। जैसे 161 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 2 3, और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो है, पहला ही आपका पॉइंट है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर की कितनी हो गई? 3। नेक्स्ट, 101.0 सेंटीमीटर, अब डेसिमल के राइट में तो क्या काउंट होगा? हाँ, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब है सिग्निफिकेंट है किसके? डेसिमल के आगे अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। नेक्स्ट, 161.00, अब डेसिमल के बाद में आप काउंट करते हो कितने जीरो आ रहे हैं? 2 जीरो आ रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5। फिर से क्या बोल रहा है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब डेसिमल के राइट में जितने भी आपके हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, ऑल जीरो टू द right of a decimal point but to the left of a non-zero digit are not significant. All zero to the right of a decimal, ये अपने डेसिमल के राइट में अपन बात कर रहे हैं कि डेसिमल के तो राइट में है लेकिन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में। फिर से ये वाला, पहले ये ऊपर वाला एग्जांपल देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है कि टोटल कितने डिजिट आ रही है? 1 2 3 4, लेकिन इसके आगे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इस पॉइंट को। जीरो कन्वेंशनली प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब अपन कन्वेंशनली क्या करते हैं कि डेसिमल के लेफ्ट में जो आपका जीरो है वो लगा देते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब डेसिमल के पहले जीरो है उसको तो काउंट ही नहीं करना। फिर से, डेसिमल के पहले तो जीरो है उसको काउंट ही नहीं करना क्योंकि कितने भी जीरो हो सकते हैं तो वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें ओनली राइट की। राइट में आपका रूल क्या बोल रहा है कि सिक्स रूल क्या बोल रहा है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, बट डेसिमल के राइट में, ये जैसे एग्जांपल है सेकंड वाला, डेसिमल के राइट में बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, ये आपकी नॉन जीरो डिजिट है 1, इसके लेफ्ट में जो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं, 0.161, लेकिन अभी अपन ने क्या देखा कि आपका कन्वेंशनली जो आपका डेसिमल के इधर है उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, तो आपकी बची कितनी? 3 डिजिट, तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 3 हो गए। नीचे वाले में आपका रूल अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है कि पहली चीज तो ये तो हो ही गई कि भाई डेसिमल के आपका जो लेफ्ट वाला है वो तो काउंट वैसे भी नहीं होगा। अब बात आती है राइट वाले की। इसने क्या बोला कि राइट वाले को काउंट नहीं करना है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कितने होंगे? 1 2 3, तो यहाँ पे भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। क्यों? क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट, डेसिमल के राइट और नॉन जीरो के लेफ्ट उसको काउंट नहीं करना है। लास्ट पॉइंट आपका क्या है? The number of significant figure doesn't depend on the system of unit. System of unit से फर्क नहीं पड़ता है। System of unit आप कोई भी ले लो, कोई एक डिजिट फिक्स कर ली मैंने, ठीक है, और उसका कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में ले लो तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 16.4, अब 16.4 है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। ऐसे ही 0.164, अब अपन ने अभी बात करी ऊपर वाले रूल में कि डेसिमल के आपका जो लेफ्ट वाला जीरो है कन्वेंशनली जो अपन पुट करते हैं वो काउंट नहीं होते, तो कितनी बची? 0.164 मीटर, तो यहाँ पे भी कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर? 3.164। यहाँ पे 0.000164, लेकिन अभी अपन ने बात करी कि डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में जो जीरो है वो काउंट नहीं होंगे, तो ओनली काउंट क्या हो रहा है? 164, तो यहाँ पे भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3, ठीक है। तो फिर से ये आपके क्या है? 7 रूल्स है। किसके 7 रूल्स है? सिग्निफिकेंट फिगर के 7 रूल्स है। 7 रूल्स आपको याद रखना है, इसके एग्जांपल आप आराम से देख सकते हो, ये एग्जांपल भी आपको समझना है, और ये भी अपना टॉपिक था कौन सा? सिग्निफिकेंट फिगर्स। थैंक यू।